क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम जंतु जगत के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें प्रारंभ में हमने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार क्या है, इसके बारे में समझाया था। और फिर इसी चैप्टर में आपको बताया गया था कि आपके पाठ्यक्रम में 11th बायोलॉजी के पाठ्यक्रम में कौन कौन से ऐसे फाइलम हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। संबंधित फाइलम के जंतुओं के प्रमुख लक्षण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में जानकारी हासिल करनी है। इसी कड़ी में हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से फाइलम पोरीफेरा और दूसरा फाइलम निरेरिया या सीलेंटेटा के बारे में समझा चुके हैं, जिसमें हमने आपको पोरीफेरा और सीलेंटेटा संघ के प्रमुख लक्षण क्या हैं और इनके महत्वपूर्ण उदाहरण क्या हैं, इसके बारे में अवगत करा चुके हैं। आज इसी कड़ी में अगला फाइलम टीनोफोरा, जो कि एक छोटा फाइलम है, इस फाइलम के अंतर्गत बहुत कम संख्या में प्राणियों को रखा गया है। जैसा कि हमने आपको समझाया था कि आपके पाठ्यक्रम में जो फाइलम पढ़ने हैं उनमें पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज या नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा के बारे में पढ़ना है। इनका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, इसी क्रम के आधार पर ही आपको पढ़ना है, क्योंकि जो क्रम निर्धारित किया गया है यह क्रम प्राणियों की शारीरिक संरचना एवं उनकी कोशिकीय व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र में आधारभूत समानताओं के आधार पर ही इन्हें व्यवस्थित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सभी नॉन कार्डेट्स होते हैं। नॉन कार्डेट्स में से भी पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज संघ के प्राणियों को लोअर नॉन कार्डेट्स कहा जाता है, जबकि इसके आगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा को हायर नॉन कार्डेट्स के नाम से जाना जाता है। तो आज इसी कड़ी में हम अगला फाइलम टीनोफोरा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। टीनोफोरा और सीलेंटेटा, इन दोनों में काफ़ी हद तक समानताएं होती हैं, इसीलिए सीलेंटेटा के तुरंत बाद फाइलम टीनोफोरा को व्यवस्थित किया गया है। तो आज आइए चर्चा करते हैं संघ टीनोफोरा के प्रमुख लक्षणों के बारे में और इस फाइलम में पाए जाने वाले प्रमुख प्राणियों के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय करा दूं। संघ टीनोफोरा को पहचान कर सबसे पहले एक जीव समूह के रूप में एस्क-सेल्ट्ज, नाम याद रखिएगा, एस्क-सेल्ट्ज 1829 में स्थापित किया था। अर्थात एस्क-सेल्ट्ज ने 1829 में इस समूह को स्थापित किया था। इसके पश्चात हेचैक ने इसका विस्तृत अध्ययन किया है। नाम याद रखिएगा, हेचैक ने 1889 में इसका विस्तृत अध्ययन किया और बताया कि इस संघ के प्राणियों में प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो आज हम इस संघ के प्रमुख प्राणियों के बारे में जानेंगे।
जैसा कि हमने बताया कि एक माइनर फाइलम है, एक छोटा फाइलम है। इस फाइलम में पाए जाने वाले प्राणियों की संख्या भी सीमित है। टीनोफोरा को सामान्यतः समुद्री अखरोट या सी वॉलनट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका आकार अखरोट की भांति होता है। इसे ही हम कंगक जेली, कॉम्ब जेलीज के नाम से भी जानते हैं। इस संघ के अंतर्गत सभी समुद्री जीव सम्मिलित हैं। ये जीव सतह या फिर एकल जीवन यापन करने वाले होते हैं और इनमें नेमेटोसिस्ट का अभाव होता है। इस संघ के प्राणियों में ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। जैसा कि पोरीफेरा में आपने पढ़ा था कि पोरीफेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय श्रेणी का होता है, लेकिन यहाँ पर सीलेंटेटा और टीनोफोरा में शारीरिक संगठन टिश्यू लेवल का होता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन यानी ऊतक स्तर का होता है। प्लेटियलमेंथीज और जस्केलमेंथीज जिसके आगे हैं, जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है, जबकि एनेलिडा से कार्डेटा तक शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर या ऑर्गन सिस्टम टाइप का होता है। तो इस तरह से इन प्राणियों में शारीरिक संगठन ऊतक श्रेणी का होता है। इनके शरीर में 8 बाह्य पश्चाभ्यमी कंकाल पट्टिकाएं, जिन्हें हम काम्ब प्लेट्स कहते हैं, पाई जाती हैं और ये काम्ब प्लेट्स इन प्राणियों को चलने में सहायता प्रदान करती हैं। इस संघ के प्राणियों में डाइजेशन इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर अर्थात अंतःकोशिकीय या अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का पाया जाता है। इनमें एक खास विशेषता होती है जीव संदीप्ति, बायोल्यूमिनेंस, अर्थात इन प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जन करने की प्रमुख विशेषता पाई जाती है। जैसे कि आपने साधारण रूप से देखा होगा, एक ऐसा कीट जिसे हम जुगनू कहते हैं, उसमें भी प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता पाई जाती है। उसी प्रकार से टीनोफोरा के प्राणियों में भी बायोल्यूमिनेंस यानी प्रकाश उत्सर्जित करना, ये इनकी विशेषता होती है। लेकिन हाइड्रा की भांति इनमें दंश कोशिकाओं का अभाव होता है। इस संघ के प्राणियों में मेल और फीमेल, नर और मादा एक ही शरीर में होते हैं। इसी कारण से इस संघ के प्राणियों को हम बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी कहते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल प्रकार का होता है, लैंगिक प्रकार का होता है। इनमें निषेचन की क्रिया एक्सटर्नल होती है, बाह्य होती है और अप्रत्यक्ष परिवर्धन या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इन प्राणियों में साधारणतः 2 स्पर्शक या टेंटिकल्स पाए जाते हैं और स्पर्शकों में आसंजक कोशिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडेसिव सेल्स पाई जाती हैं। इन्हीं के सहारे ये किसी आधार से चिपक सकता है। पाचन गुहा में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन गुदा नहीं पाया जाता है। कंकाल तथा उत्सर्जित तंत्र भी नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक माइनर फाइलम है और इसमें 2-3 विशेषताओं को छोड़कर और कोई विशेष खास लक्षण नहीं होता है। मेन लक्षण जो हमने बताया कि बायोल्यूमिनेंस यानी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले होते हैं और इनके संस्पर्शकों में, जिनको हम टेंटिकल्स कहते हैं, उनमें एडेसिव सेल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपने फाइलम टीनोफोरा के प्रमुख लक्षणों के बारे में जाना और इसके जो उदाहरण हैं आप डायग्राम देख सकते हैं। प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना
और हार्मीफोरा इस संघ के प्रमुख उदाहरण हैं। टीनोप्लाना को प्लूरोब्रेकिया के नाम से भी जाना जाता है। प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लूरोब्रेकिया का स्ट्रक्चर होता है, और इसी प्रकार से आप टीनोप्लाना का भी डायग्राम डार्सल सरफेस में इसका डायग्राम देख सकते हैं, और हार्मीफोरा भी आप अपनी स्क्रीन पर बना हुआ देख सकते हैं। तो ये प्राणी फाइलम टीनोफोरा के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण फाइलम आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। जैसा कि आपको इन फाइलम के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, इन सारे फाइलम्स के प्रमुख लक्षण से आप अवगत हो जाएं, और प्रत्येक फाइलम में कौन कौन से प्राणियों को रखा गया है उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटी का मतलब होता फ्लैट, चपटे हुए, और हेलमिन्स का मतलब होता वर्म। अर्थात प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे क्रमी हैं, जिसमें ऊतक अंग कोटिका संगठन पाया जाता है, और ये एसिलोमेट यानी आगुही, त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक और अरीय सम्मित यानी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनका शरीर पृष्ठ अधर से चपटा हुआ होता है। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं प्लेटीहेल्मिन्थीज की क्या हैं, अब इनके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट या चिपटे हुए, और वर्म मीन्स होता है, हेलमिन्स मीन्स होता है वर्म। चपटे हुए वर्म आते हैं इसके अंतर्गत। और बताया इनमें कि ऊतक अंग कोटिका संगठन, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ये प्राणी प्रदर्शित करते हैं, और इस संघ के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट यानी आगुहिकी होते हैं। विभिन्न अंगों के बीच का खाली स्थान विशेष कर मध्य चर्मी ऊतक, मेजेनकाइम या पैरेनकाइमा से भरा हुआ रहता है। ये द्विपार्श्वमित, त्रिकोरिक या आगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। जैसा कभी इसके पीछे वाले फाइलम में आपने देखा, उसमें शारीरिक संगठन ऊतक स्तर का था। इस संघ के प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में इंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात अंतःपरजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में चारों ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल का आवरण इनको सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी होता है, और ये अंतःपरजीवी एक मनुष्य के आंत में पहुंच जाए, मनुष्य की आंत मांस को पचा सकती है, तो इन परजीवियों को भी पचा सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन चूंकि इनका शरीर चारों ओर से क्यूटिकल या उपचर्म के आवरण से ढका रहता है, इसलिए इन प्राणियों का पाचन नहीं होने पाता। क्यूटिकल इनके लिए सुरक्षा आवरण का काम करती है, सुरक्षा कवच के रूप में उपस्थित होती है। इन जंतुओं में सर्वप्रथम अंग तथा विभिन्न तंत्रों का पूर्ण विकास पाया जाता है। इसीलिए जंतु जगत में सर्वप्रथम इनमें ही अंगीय विकास देखा गया है, अर्थात शरीर के अंदर अंगों का पाया जाना फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्राणियों से ही प्रारंभ होता है। इनमें पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, पाचन नली में शाखाएं पाई जाती हैं तथा मुख रहता है, लेकिन मल द्वार नहीं पाया जाता। कुछ चपटे क्रमी खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। इन जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र,
तथा कंकाल तंत्र भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण अर्थात ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन क्रिया में सहायता करती हैं। फ्लेम सेल्स इन चपटे प्राणियों में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं ज्वाला कोशिकाओं की सहायता से ये उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने का काम करती हैं। अर्थात फ्लेम सेल्स का पाया जाना फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्राणियों की विशेष प्रकार की विशेषता होती है। और इस संघ के जंतु प्रायः उभयलिंगी बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग नहीं होते हैं तथा निषेचन क्रिया मुख्य रूप से आंतरिक रूप से होती है, इंटरनल होती है और परिवर्धन में बहुत सी लार्वाल या लार्वा की अवस्थाएं, लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। इसी संघ का प्राणी है प्लेनेरिया, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेनेरिया एक ऐसा प्राणी है जिसमें पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की असीम क्षमता पाई जाती है। जैसे कि पुनरुद्भवन आपने फाइलम सीलेंटेटा में, हाइड्रा में भी पढ़ा है कि वहाँ भी पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्राणी हैं लीवर फ्लूक, या जिसे हम हिंदी में यकृत कृमि कहते हैं, और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम फैसियोला हिपैटिका है। यकृत कृमि का जूलॉजिकल नेम या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में इसका नाम फैसियोला हिपैटिका है। दूसरा इसी फाइलम का प्राणी है टीनिया सोलियम, जिसे हम फीता कृमि कहते हैं क्योंकि इसका आकार फीते की तरह होता है, रिबन लाइक होता है, और इसका बायोलॉजिकल नेम टीनिया सोलियम या हम इंग्लिश में टेप वर्म के नाम से जानते हैं। तो फीता कृमि, यकृत कृमि, और तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण प्लेनेरिया का है, जिसके बारे में हमें अभी आपको बताया कि प्लेनेरिया एक ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थीज का प्राणी है जिसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। अपनी स्क्रीन पर आप फाइलम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के कुछ प्राणियों को देख पा रहे हैं। पहला प्राणी फैसियोला हिपैटिका, जिसे हमने अभी आपको लीवर फ्लूक बताया है, फैसियोला हिपैटिका का डायग्राम है। दूसरे डायग्राम में प्लेनेरिया को बताया गया है और तीसरे डायग्राम में फीता कृमि का एक सिंप्लीफाइड लाइफ साइकिल दर्शाया गया है। किस प्रकार से फीता कृमि मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और ये सूअर के माध्यम से मनुष्य के शरीर में आता है। ऐसे व्यक्ति जो सूअर के मांस को खाते हैं, मांस को सही ढंग से पका नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये फीता कृमि सूअर से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। एक महत्वपूर्ण बात आती है इन चपटे कृमियों में अनुकूलन की। ऐसी कौन सी विशेषताएं इनमें होती हैं जिसके कारण ये प्राणी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रविष्ट होने के बाद भी सुरक्षित बने रहते हैं। अर्थात इनमें ऐसे कौन से एडेप्टिव नेचर्स होते हैं या ऐसे कौन से एडाप्टेशंस होते हैं, अनुकूलन होते हैं, जिनके कारण ये शरीर के अंदर भी जीवित बने रहते हैं, या ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण प्लेटीहेल्मिन्थीज के इन परजीवियों में जीवन के लिए अनुकूलन प्राप्त होता है। तो इसकी खास बात क्या होती है कि इनके शरीर में परिवहन तथा उत्सर्जन तंत्र विकसित नहीं होता। इनका शरीर चपटा होता है, जिससे इनकी सभी कोशिकाएं शरीर की सतह तथा शाखित पाचक गुहा के करीब पहुंच सकती हैं और वहां से ऑक्सीजन और भोजन को विसरण द्वारा ग्रहण कर सकती हैं तथा CO2 तथा
अन्य उत्सर्जी पदार्थों को विसरण द्वारा शरीर के बाहर कर सकते हैं। परजीवी चपटे कृमियों में शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण, चूसकों की उपस्थिति, शरीर का स्वतंत्र खंडों से बना होना, प्रचलन अंगों की अनुपस्थिति, आहार नाल का कम विकसित होना तथा उच्च जनन दर तथा असंख्य अंडों की उत्पत्ति, ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण चपटे कृमियों में अनुकूलन होता है। एडॉप्टेशंस इन फ्लैटवर्म्स इन्हीं कारणों की वजह से होता है। और एक कारण जैसा कि अभी हमने बताया था कि इनका संपूर्ण शरीर क्यूटिकल से घिरा हुआ होता है। क्यूटिकल के घिरे होने के कारण इनके शरीर पर पाचन एंजाइमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यह परजीवी होने के बाद भी मनुष्य की आंत में सुरक्षित रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो या ऑडियो नोट्स के माध्यम से हमने आपको फाइलम टिनोफोरा और फाइलम प्लेटेलमेंथीज के प्रमुख लक्षण क्या हैं और इनके प्रमुख उदाहरण क्या हैं, इसके बारे में समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपने हमारे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और अब इनकी विशेषताओं को डायग्राम सहित अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम इसी कड़ी में अन्य प्राणियों के, अन्य संघों के प्रमुख लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिसमें अगला फाइलम होगा फाइलम नेमेटोडा या जिसे हम एस्केल्मेंथीज कहते हैं, और इसी के साथ फिर फाइलम एनेलिडा को भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि एनेलिडा और उसके आगे के संघ हायर नॉनकार्डेट्स के अंतर्गत आते हैं और इसके पहले के जितने भी फाइलम हैं वो लोअर नॉनकार्डेट्स के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से पुनः प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।